प्लेटो का काव्य चिंतन। पश्चिम में साहित्य शास्त्र के विकास के संकेत 5वीं सदी ईसा पूर्व के पहले से ही मिलने लगते हैं। हेसियोद, सोलन, पिंडार आदि की रचनाओं में काव्य, काव्य के हेतु तथा काव्य प्रयोजन संबंधी मान्यताओं का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध नाटककार अरिस्तोफिनीस के नाटकों में भी हास्य व्यंग्य के माध्यम से साहित्य के सिद्धांतों का उल्लेख हुआ है, किंतु एक सुसंबद्ध शास्त्र के रूप में साहित्य आलोचन के दर्शन हमें सबसे पहले प्लेटो में ही मिलते हैं। प्लेटो मूलतः आत्मवादी चिंतक हैं। उन्होंने कविता पर एक दार्शनिक दृष्टि से विचार किया है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने कविता पर अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टि से विचार किया। गुरु और शिष्य की मूल दृष्टि का अंतर उनके काव्य सिद्धांतों में दो जीवन दृष्टियों का अंतर बनकर सामने आता है। प्लेटो ने जहाँ अनुकरण को यथार्थ से दूर और यथार्थ को विकृत करने वाला मानते हैं, वहीं अरस्तु उसे यथार्थ से बढ़कर मानते हैं। अरस्तु के विवेचन के लगभग 2 शताब्दियों तक साहित्य सिद्धांतों की विशेष चर्चा उपलब्ध नहीं है। उनके बाद रोमन कवि हॉरेस की आर्स पोएटिका का साहित्य सिद्धांत के रूप में उल्लेख मिलता है। उनका भाषा संबंधी सिद्धांत काव्यालोचन के क्षेत्र में उनकी एक विशेष देन है। ईसा की पहली शताब्दी में यूनानी चिंतक लॉन्गिनुस लॉन्जाइनस की कृति पेरी इप्सुस में काव्य के संदर्भ में उदात्त को बहुत अधिक महत्व दिया गया। ईसा की तीसरी शताब्दी तक आते आते आत्मवाद तथा वस्तुवाद क्रमशः नव प्लेटोवाद और नव अभिजात्यवाद के रूप में सामने आने लगा। ईसा की तीसरी शताब्दी तक आते आते आत्मवाद तथा वस्तुवाद क्रमशः नव प्लेटोवाद और नव अभिजात्यवाद के रूप में सामने आने लगा। इस समय प्लॉटिनस ने गहन दर्शन पर आधारित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। नव प्लेटोवाद का प्रभाव मध्ययुगीन धार्मिक चिंतन पर पड़ा। युग परिचय। पश्चिम में सुसंबद्ध शास्त्र के रूप में साहित्य आलोचन के दर्शन सबसे पहले प्लेटो 427-347 ईसा पूर्व में होते हैं। उनका आविर्भाव ऐसे समय हुआ जिसे एथेंस का पतन काल कहा जाता है। युद्ध में पराजित एथेंस अनेक कठिनाइयों से गुजरते हुए शक्तिहीन हो चुका था। चारों ओर आध्यात्मिक मूल्यों का विनाश और सर्वत्र अवसरवादिता, विश्वासघात का माहौल था। ज़्यादातर लोगों की संख्या ऐसी थी जो दास थे और जिनकी पीड़ाएं अकथनीय थी। इन श्रमजीवी दासों के बल पर ही एथेंस की सभ्यता और संस्कृति का निर्माण हुआ था, किंतु ये लोग नागरिक जीवन में अधिकार पाने से वंचित थे। प्रजातंत्र के नाम पर राज्य सत्ता व्यापारियों और कुछ एक कुलीनों के कब्जे में थी। इसलिए अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि प्लेटो का आदर्शवाद समकालीन सामाजिक पतन की गहरी प्रतिक्रिया का परिणाम है। प्लेटो का आदर्शवाद समकालीन सामाजिक पतन की गहरी प्रतिक्रिया का परिणाम है। प्लेटो की मूल दृष्टि आत्मवादी या प्रत्ययवादी थी, अर्थात उनके मत से ये विश्व और उसके सकल पदार्थ विश्व की विराट चेतना में प्रत्यय के रूप में स्थित है। बाहरी संसार में हम जो कुछ देखते हैं वह उस अमूर्त प्रत्यय का मूर्त अनुकरण मात्र है। कविता बाह्य संसार से सामग्री ग्रहण करती है और इस सामग्री को संशोधित संपादित कर संयोजित करती है। अतः वह अनुकरण का अनुकरण होने के कारण सामान्यतः ग्रहणीय नहीं है। प्लेटो के मत से कविता में वैज्ञानिकता, तर्कसिद्धता और गहरी मानवीय सामाजिकता का अभाव होता है। प्लेटो के मत में कविता में वैज्ञानिकता, तर्कसिद्धता और गहरी मानवीय सामाजिकता का अभाव होता है। प्लेटो का व्यक्तित्व। प्लेटो का जन्म कुलीन वंश में हुआ था। उन्हें माता पिता ने अरिस्टोक्लीस नाम दिया था, किंतु उनके शरीर के आकार प्रकार को देखकर मल्ल गुरु ने उन्हें प्लातोन नाम दिया। प्लातोन का अर्थ है चौड़ा चकड़ा। अरबी फारसी परंपरा में यही नाम अफलातून के रूप में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन विश्व की अनेक भाषाओं में उन्हें प्लेटो नाम से ही जाना जाता है। प्लेटो के दुर्भाग्य की भी एक कहानी है। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई। माता ने दूसरा विवाह कर लिया। उनका जन्म एक ऐसे पारिवारिक परिवेश में बीता जिसके सदस्य लंबे समय से एथेंस की राजनीति में सक्रिय भाग लेते थे। प्लेटो ने स्वयं प्रत्यक्ष राजनीति में भाग नहीं लिया, किंतु ये सच बात है कि उनके संस्कारों और विचारों में राजनीति रमी हुई थी। युवा प्लेटो
जिनकी उम्र 20 वर्ष की रही होगी, महान दार्शनिक सुकरात के संपर्क में आए। उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा सुकरात की छत्र छाया में हुई। इतना ही नहीं, वे सुकरात के मृत्यु क्षण तक उनके साथ रहे। 28 वर्ष की अवस्था से लगभग 12 वर्ष तक प्लेटो देश देशांतर में भ्रमण करते हुए विभिन्न मत मतांतरों का अध्ययन करते रहे और वैचारिक रूप से परिपक्व होकर एथेंस लौटे। प्रौढ़ प्लेटो ने लौटकर उस प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना की जिसे यूरोप का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहने का श्रेय प्राप्त है। प्लेटो से संबंधित तथ्य ये बात भी सामने लाते हैं कि किशोर और युवा प्लेटो की रुचि काव्य रचना में थी, किंतु सुकरात के संपर्क में आने पर अपनी काव्य रचनाएं उन्होंने नष्ट कर दी और रचना कर्म समाप्त। आज भी उनकी काव्य रचना के कुछ अंश ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में संकलित हैं। प्लेटो का चिंतन संवादों में मुखरित हुआ है। ये विश्वास किया जाता है कि अकादमी की स्थापना के पूर्व वे अनेक संवादों की रचना कर चुके थे। अकादमी की स्थापना के 20 वर्ष तक उन्होंने कोई संवाद नहीं लिखा, लेकिन अंतिम वर्षों में फिर से संवादों की ओर प्रवृत्त हुए। उनका अंतिम संवाद लोज नाम से प्रसिद्ध है। प्लेटो ने कुछ संवाद पोलितेइया, रिपब्लिक तथा इयोन में संकलित है। कुल मिलाकर विद्वान प्लेटो की 28 रचनाओं को प्रामाणिक कृतित्व के रूप में स्वीकार करते हैं, जिनमें 27 संवाद और 11 पत्रों का एक संग्रह शामिल है। ये बात भूलने की नहीं है कि प्लेटो ने काव्य और कला के संबंध में किसी स्वतंत्र ग्रंथ की रचना नहीं की है। संवादों में प्रसंगवश काव्य या कला की चर्चा आती रहती है। ऐसे संवादों में इयोन, फेड्रस, सिम्पोसियोन आदि का नाम लिया जा सकता है। प्लेटो के संवादों की प्रमुख विशेषता है द्वंद्वात्मक पद्धति। संवादों के प्रमुख नाटकीय पात्र सुकरात के कथन में जगह जगह पूर्वापूर्व असंगतियाँ और अंतर्विरोध मिलते हैं। प्राय पाठक ये निश्चित नहीं कर पाता कि मूल विषय पर स्वयं प्लेटो के क्या विचार हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद इस द्वंद्वात्मक पद्धति की अपनी विशेषताएं हैं, जिनके प्रति विद्वानों का अपना आकर्षण रहा है। काव्य और कला के विषय में प्लेटो की बुनियादी चिंता है रिपब्लिक, यानी आदर्श गणराज्य में उनकी उपयोगिता। इस उपयोगिता का निर्णय करने के लिए प्लेटो ने काव्य की प्रेरणा, काव्य का स्वरूप, काव्य के विषय, काव्य के रूप, काव्य और सत्य का संबंध, काव्य और सौंदर्य, काव्य और लोकमंगल, कला की परिभाषा, कलाओं में काव्य का स्थान, जीवन और कविता आदि अनेक विषयों पर चर्चा की है। प्लेटो के इन विचारों की व्यापकता को देखते हुए इनमें एक व्यापक और व्यवस्थित काव्य सिद्धांत के पुनर्निर्माण की संभावनाओं का संकेत मिलता है। भले ही प्लेटो के संवादों में किसी निश्चित क्रम का निर्वाह नहीं किया गया हो। काव्य और प्रेरणा, काव्य सत्य। प्लेटो ने काव्य और कला को देवी प्रेरणा का परिणाम माना है। उन्होंने अपने संवादों में अनेक स्थानों पर कवि के दिव्य पागलपन की चर्चा की है। उनका यह विश्वास है कि सृजन के क्षणों में परमात्मा कवियों से उनका मस्तिष्क छीन लेता है। विद्या की देवी सरस्वती म्यूज़ कवि के भीतर एक ऐसी कल्पना शक्ति जागृत करती है कि भावावेग की प्रेरणा के बिना रह नहीं सकता। प्लेटो ने प्रसिद्ध प्राचीन ग्रीक कवि होमर की कृतियों इलियड और ओडिसी पर विचार करते हुए भी यह मत व्यक्त किया है कि उनकी कविताओं और चरित्रों में भावावेग और कल्पनातिरेक है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि दुनिया भर के लोगों को झूठ बोलना होमर ने ही सिखाया है। प्रेरणा दिव्य शक्ति के रूप में कवि को संचालित करती है और एक अमिट श्रृंखला बनाती है। प्लेटो द्वारा कवि की दिव्य प्रेरणा की चर्चा एक प्रकार से काव्य की सृजन प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो के विचार हैं जो इयोन नामक संवाद में मिलते हैं। प्लेटो द्वारा कविता की दिव्य प्रेरणा की चर्चा एक प्रकार से काव्य की सृजन प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो के विचार हैं जो इयोन नामक संवाद में मिलते हैं। काव्य सृजन प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो की यह मान्यता है कि सभी समर्थ कवि अपनी रचना किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा द्वारा नहीं बल्कि देवीय शक्तियों से प्रेरित एवं अभिभूत होकर करते हैं। अर्थात कवि कर्म किसी वैज्ञानिक तर्क पद्धति पर आधारित नहीं है। कवि में सृजन की क्षमता का उदय देवी शक्ति की प्रेरणा के रूप में होता है। अपने इस विश्वास को सिद्ध करने के लिए प्लेटो ने यह तर्क दिया कि काव्य सृजन के क्षणों में रचनाकार किन्हीं कलात्मक नियमों के आधार पर रचना में प्रवृत्त नहीं होता, वह तो दिव्य शक्ति के वशीभूत होकर काव्य रचना में प्रवृत्त होता है। इसलिए प्लेटो कवि के दिव्य पागलपन डिवाइन फ्रेंजी की चर्चा बार बार करते हैं। उनके अनुसार
ये किसी प्रकार की मानसिक विकृति या मनोग्रंथि का परिणाम न होकर दिव्य प्रेरणा से अभिभूत मानव की सहज आत्मविस्मृति का सुपरिणाम है। निष्कर्ष यह है कि काव्य का सृजन ऐसी मन स्थिति में होता है जब कवि अपनी सहज विवेक वैशकता को खोकर किन्हीं देवीय शक्तियों के अधीन हो जाता है। इतना ही नहीं, वह एक आरोपित व्यक्तित्व धारण कर लेता है। प्लेटो का विचार है कि इस अवस्था में वह केवल एक यंत्र, एक माध्यम मात्र रह जाता है। इस मन स्थिति में उच्चरित अमूल्य वाणी का वक्ता स्वयं कवि नहीं होता, वह देवीय उक्तियों का माध्यम मात्र होता है। समस्त सुंदरतम कविता का आविष्कार मूलतः काव्य देवियों द्वारा होता है। अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि सृष्टा नहीं, उनका प्रवक्ता मात्र होता है। सृजन क्षण को प्लेटो सचेत प्रयत्न न मानकर अनायास घटित घटना मानते हैं। उनके मतानुसार देवी अनुकंपा के बिना कोई कवि कवि नहीं हो सकता। काव्य सृजन प्रक्रिया को प्लेटो ने एक सुनिश्चित कलात्मक प्रयास नहीं माना। कविता उनके लिए शिल्प नहीं। ये बात लिखती हैं पाश्चात्य साहित्य चिंतन निर्मला जैन, कुसुम भाटिया, पृष्ठ संख्या 38। इस प्रकार प्लेटो ने कवि को कविता का निमित्त कारण मानकर उसे सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया। कवि कविता के प्रति इस हद तक समर्पित हो जाता है कि कवि कविता की रचना नहीं करता, वह स्वयं रच जाती है। उसका रचनाकार तो ईश्वर ही है। प्लेटो के इस काव्य सृजन सिद्धांत का काफ़ी समय बाद रोमांटिक कवियों ने समर्थन किया। शायद प्लेटो से पहले भी ये धारणा चली आ रही थी कि काव्य देवीय प्रेरणा का परिणाम है। इसका प्रमाण यह है कि होमर ने अपनी काव्य रचना का आरंभ काव्य देवियों की स्तुति के साथ किया है। प्लेटो ने फेड्रस में काव्य विक्षेप यानी दिव्य पागलपन के 4 प्रकार की चर्चा भी की है, जिसमें कवि को पैगंबर, धर्मगुरु और प्रेमी का संवर्गी सिद्ध किया है। इयोन प्लेटो के इन्हीं विचारों का विस्तार करता है। विद्वानों का मानना है कि अनेक परिवर्तनों से गुजरने पर भी प्लेटो का यह सिद्धांत आज भी जीवित है। जीवित होने का प्रमाण यह है कि इस सिद्धांत की अनुगूंज शेक्सपियर और ड्राइडन तक में सुनाई देती है। यह दूसरी बात है कि प्लेटो ने रिपब्लिक के 10वें अध्याय में जिस रूप में काव्य की चर्चा की है वह इयोन की काव्य चर्चा से काव्य भिन्न है। इयोन में तो प्लेटो कविता की देवीय प्रेरणापरक व्याख्या करते हुए कवि को एकदम झूठा, असत्यभाषी तक कह जाते हैं। मूल बात यह है कि अपने काव्य चिंतन में प्लेटो नैतिक मूल्यों की ओर बढ़ते चले गए और उन्होंने कवि की नैतिक जिम्मेदारी के प्रश्न पर ही गंभीरता से विचार किया। रिपब्लिक के विचारों में कवि के नैतिक दायित्व की चिंता प्रधान रूप से व्याप्त है। विद्वान कहते हैं कि ये कवि और दार्शनिक के बीच का जो द्वंद्वात्मक संबंध विषयक चिंता का परिणाम है। रिपब्लिक के विचारों में कवि के नैतिक दायित्व की चिंता प्रधान रूप से व्याप्त है और वहीं वो इयोन में कवि को एकदम झूठा और असत्यभाषी तक कर देते हैं। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का आधार क्या है? नैतिकता और आदर्श राज्य का निर्माण। उनके कला संबंधी सभी विचार आदर्श नागरिक के निर्माण की चिंता के संदर्भ को ही व्यक्त करते हैं। ललित कलाओं का प्रसंग आने पर कभी कभार प्लेटो व्यक्तित्व निर्माण के लिए संगीत की आवश्यकता स्वीकार करते हैं। ललित कलाओं का प्रसंग आने पर कभी कभार प्लेटो व्यक्तित्व निर्माण के लिए संगीत की आवश्यकता स्वीकार करते हैं, किंतु इस तरह के विचार उनके चिंतन का केंद्रीय मुद्दा नहीं है। कला के संदर्भ में मिमेसिस यानी अनुकरण शब्द का प्रयोग उन्होंने परंपरा सिद्ध मानकर प्रश्न को ये रूप दिया कि अनुकरण का विषय क्या है और कला के लिए अनुकरणीय क्या है। प्लेटो ने अनुकरण शब्द का प्रयोग 2 संदर्भों में किया, विचार जगत और गोचर जगत के बीच संबंध की व्याख्या के लिए, वास्तविक जगत और कला जगत के बीच संबंध निरूपण के लिए। विद्वान मानते हैं कि पहले का संबंध तत्व मीमांसा है एवं दूसरे का संबंध नैतिकता से संबंधित प्रश्नों से। कला का प्रश्न नैतिक परिधि में आता है। कला चिंतन के इतिहास में प्लेटो को नैतिकतावादी मानने के मूल में यही धारणा सक्रिय है। काव्य सत्य और अनुकरण।
प्लेटो के लिए काव्य के संदर्भ में सत्य का प्रश्न ही अनावश्यक है। प्लेटो के लिए काव्य के संदर्भ में सत्य का प्रश्न ही अनावश्यक है। काव्य में सत्य का अनुकरण नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियाँ प्राय कल्पित और असत्य होती है। मूल चुनाव यहाँ सत्य असत्य का नहीं है, अच्छे झूठ और बुरे झूठ के बीच का है। इस प्रकार प्लेटो की बहस अनुकरण से नहीं, अनुकरण के विषय से रही है। इस प्रकार प्लेटो की बहस अनुकरण से नहीं, अनुकरण के विषय से रही है। भारत में भी अनेक पुराण कथाएं ऐसी है जिनको लेकर प्रश्न सत्य असत्य का नहीं है। हम केवल इस तथ्य की ओर आकृष्ट होते हैं कि उसमें कल्पना की सृजनात्मकता का किस हद तक उपयोग हुआ है। प्लेटो का स्पष्ट मत है कि काव्य में ऐसे विषयों की चर्चा होनी चाहिए जो सद्मूल्यों पर आधारित हो। विवेकहीन, अपरिपक्व, असंगत, अनैतिक, मन पर दुष्प्रभाव डालने वाले साहित्य का पूर्णतया निषेध होना चाहिए। विवेकहीन, अपरिपक्व, असंगत, अनैतिक, मन पर दुष्प्रभाव डालने वाले साहित्य का पूर्णतया निषेध होना चाहिए, चाहे वह सत्य ही क्यों न हो। उनका स्पष्ट मत है कि साहित्य नैतिक संस्कारों के निर्माण का साधन होना चाहिए। सोच समझ कर ही प्लेटो ने अन्यापदेशिक शैली में लिखी गई कथाओं को भी निषिद्ध माना है। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि कच्ची उम्र के बच्चों में कथा के अभिधेय और अन्योपदेशिक अर्थ के बीच अंतर करने की न तो क्षमता होती है और न तमीज। यदि कवि लोक मंगलकारी विचारों का अनुकर्ता हो, यानी ऐसी कविता करे जिससे समाज का लोक मंगल हो, तो प्लेटो उसे अपने आदर्श गणतंत्र में रखने को तैयार दिखाई देते हैं। इस प्रकार प्लेटो की बहस अनुकरण से नहीं, अनुकरण के विषय से है। जाहिर है कि प्लेटो ने काव्य का निषेध अनुकरण होने मात्र के कारण नहीं किया, बल्कि अनैतिक होने के कारण किया है। यह इस बात को समझ लेना चाहिए कि प्लेटो के मत से मूल सत्य प्रत्यय है। उस सत्य प्रत्यय का अनुकरण प्रकृति है और उस प्रकृति का अनुकरण कलाकृति अथवा कविता में प्रकट होता है। जो अंतर सत्य और असत्य के बीच है, ज्ञान और धारणा के बीच है, वही अस्तित्व और आभास के बीच है। कला का स्वभाव अनुकरणात्मक है, अर्थात असत्य मूलक है। अनुकरण का अनुकरण होने के कारण कविता सत्य से 3 गुना दूर हो जाती है। प्लेटो अपनी बात कुर्सी मेज बनाने वाले एक बढ़ई का उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि रचनाकार वस्तु जगत की चीज़ों के इस तरह के अनुकरण से प्रभावित होता है